हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की जो टर्म है, बायोटेक्नोलॉजी की जो टर्म है वो दी थी कार्ल एरिक ने। कार्ल एरिक। मोस्टली जो क्वेश्चन आती है वो साइंटिस्ट के नेम से ही आती है, किसी ने क्या टर्म कॉइन की थी, किसने कौन सी प्रिंसिपल दी थी, मतलब बहुत प्रोबेबिलिटी होती है साइंटिस्ट के नेम से क्वेश्चन आने की। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रिंसिपल की जो बायोटेक्नोलॉजी की जो टर्म थी वो कार्ल एरिके ने दी थी। और इसने क्यों दी थी, क्योंकि कब दी थी, जब ये लार्ज स्केल पिग की प्रोडक्शन कर रहा था। पिग प्रोडक्शन हो रही थी, मतलब इन इसने पिग की प्रोडक्शन की थी ऑन लार्ज स्केल। तो तब इसने बायोटेक्नोलॉजी की जो टर्म थी वो कॉइन की थी। अब बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है? बायोटेक्नोलॉजी होती है जो, वो होती है जीन की मैनिपुलेशन। जीन की नहीं, किसी की भी हो सकती है। इसमें क्या होता है ना, जैसे पहले हम लोग पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, पेनिसिलियम फंगस से मिलती है। तो पहले भी बायोटेक्नोलॉजी थी, लेकिन आज की जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है उसमें हम क्या करते हैं ना, हम किसी भी जीन को मैनिपुलेट करते हैं। कोई भी जीन है उसकी मैनिपुलेशन करते हैं। ठीक है। क्यों मैनिपुलेशन करते हैं? क्योंकि हमें उस जीन का प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके लिए हम उसको मैनिपुलेट करेंगे। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको मैनिपुलेट करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें बहुत कुछ मिलता है ना। हमें एसिड्स मिलते हैं, हमें एंटीबॉडीज मिलती हैं, हमें हॉर्मोन्स भी उससे प्रोड्यूस करवा सकते हैं हम, बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन सब चीजों के लिए हम इन सबको मैनिपुलेट करते हैं, और इनकी जो मैनिपुलेशन है जो जिस टेक्नोलॉजी से होती है उसको हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली होता क्या है ना, जो बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस है उसमें क्या होता है, हम कोई भी जीन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ह्यूमन इंसुलिन बनानी है। ठीक है। तो ये ह्यूमन इंसुलिन का जीन है, ये इंसुलिन का जीन है। तो अब मैं चाहती हूँ इस जीन की, हम मुझे इंसुलिन बनानी है, तो मैं इस जीन को लूंगी किसी भी सोर्स से। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन डीएनए से ले लिया मैंने इसको, ह्यूमन डीएनए से ले लिया। ह्यूमन डीएनए से मैंने इंसुलिन का जीन आइसोलेट किया, और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इस जीन को किसी भी वेक्टर में डाला। वेक्टर क्या है? वेक्टर जो होता है, वेक्टर होता है जो इस जीन को ट्रांसफर करने का काम करता है, उसको हम वेक्टर बोलते हैं। तो मैंने एक वेक्टर लिया, उस जीन को वेक्टर में डाल दिया। ठीक है, ये मेरा वेक्टर है। सर्कुलर डीएनए होता है जो वेक्टर होता है, ये मेरा वेक्टर था, और मैंने उसमें मेरा जीन डाल दिया। ठीक है। मैं इस जीन को रेड कलर में बनाती हूँ, आपको समझना इजी हो जाएगा। तो ये मेरा ह्यूमन जो इंसुलिन जीन था। अब ये वेक्टर का डीएनए था, तो मैंने इसको वेक्टर के डीएनए से जोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगी, अब इस वेक्टर के डीएनए को हम डाल देंगे किसी भी होस्ट में। होस्ट कुछ भी हो सकता है। होस्ट क्या होता है? जिसमें मुझे इसकी मल्टीपल कॉपीज चाहिए और इस जीन का प्रोडक्ट चाहिए। तो होस्ट वो होता है जिसमें मुझे इस जीन का प्रोडक्ट मिलेगा, उसको मैं होस्ट बोलूंगी। तो अब मैंने इसको होस्ट में डाल लिया। और मोस्टली जो होस्ट होते हैं ना वो बैक्टीरियाज ही होते हैं, क्योंकि बैक्टीरियाज की मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से मोस्टली जो साइंटिस्ट है ना वो बैक्टीरिया को एज एन आइडियल होस्ट मानते हैं। तो मैंने इसको होस्ट में डाला, और इस होस्ट में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बैक्टीरियल सेल। तो इसमें मैंने अपने ये जो रिकम्बिनेंट, अब ये जो डीएनए है ना वेक्टर का डीएनए, ये है रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट क्या होता है? जब हम दो चीजों को मिक्स करते हैं तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनता है हम उसको रिकम्बिनेंट बोलते हैं ना। तो ये मेरा रिकम्बिनेंट डीएनए है, रिकम्बिनेंट डीएनए। इसको स्मॉल आर डीएनए भी बोलते हैं, आर डीएनए इसकी शॉर्ट फॉर्म है, स्मॉल आर डीएनए। ओके। तो अब ये जो मेरा रिकम्बिनेंट डीएनए है वो मैंने इस होस्ट के अंदर डाल दिया। अब जब मैंने इसको होस्ट में डाला, तो फिर इस होस्ट ने क्या किया, इस जीन को एक्सप्रेस करने लग गया। एक्सप्रेस करना क्या होता है? एक्सप्रेस करना होता है जीन प्रोडक्ट बनाने लग गया।
तो अब इसने होस्ट के सेल के अंदर क्या किया, ये जो मेरा रिकम्बिनेंट डीएनए था, अब इसमें किसका जीन था, इंसुलिन का जीन था ना। तो इसने क्या की, अपने आप को एक्सप्रेस किया और होस्ट के सेल में क्या बन गया, बहुत ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होने लग गया, ये हमारा इंसुलिन हार्मोन। तो इसमें फिर इंसुलिन बन गया। तो अब ये जो इंसुलिन है, इसको हम डाउन प्रोसेस या डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस के थ्रू फिर इस इंसुलिन को हम मार्केट में लेकर जाते हैं, और मार्केट से फिर हम इसको टैबलेट की फॉर्म में, या जो भी है डायबिटिक पेशेंट है वो यूज करता है। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, बायोटेक्नोलॉजी होती है मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, डिजायर्ड प्रोडक्ट लेने के लिए। वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकते हैं, कोई हार्मोन हो सकती है, कोई एसिड्स हो सकते हैं, कोई और मतलब जो भी हमें चाहिए। तो हमारे पर्पस का जो होता है उसको हम जब करते हैं तो उसको हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। बेसिकली डीलिंग विद जीन्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसकी टर्म किसने दी थी, कार्ल एरिकी ने दी थी। कब दी थी, जब वो पिग्स की प्रोडक्शन कर रहा था, बहुत लार्ज स्केल पिग प्रोडक्शन कर रहा था, तो तब उसने इसकी, कार्ल एरिकी ने इसकी टर्म जो थी बायोटेक्नोलॉजी की दी थी। अब पॉल बर्ग, पॉल बर्ग है ना जो, इसको फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। पॉल बर्ग इज टर्म्ड एज फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कई बार इतना इजी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सॉरी, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज पॉल बर्ग। ये जो बंदा आपको दिख रहा है ना स्मार्ट सा, ये पॉल बर्ग है, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसने क्या किया था, इसको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है इसकी डिस्कवरी के लिए। इसको पॉल बर्ग ने SV40 जीन था जो, वो इंसर्ट किया था एक बैक्टीरिया के अंदर। तो ये जीन बहुत अच्छा, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। कौन सा जीन इंट्रोड्यूस किया था, SV40। तो ये वाला जो जीन था इसने इंसर्ट किया था, तो इसको फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसने कौन सा जीन किया था, SV40, एक बैक्टीरिया के अंदर डाला था इसने, ठीक है, बैक्टीरिया इसका होस्ट था। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो पॉलबर्ग था, जो फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए बना था, तो उसमें होस्ट कौन था, बैक्टीरिया, और वेक्टर कौन सा था, बैक्टीरिया था होस्ट, और इसका वेक्टर कौन था, इसका वेक्टर था लैम्डा फेज, लैम्डा फेज, लैम्बडा फेज, लैम्डा फेज इसका वेक्टर था। मैं आपको बाद में वेक्टर्स की जब क्लास करवाऊंगी ना तब बताऊंगी कि लैम्डा फेज क्या होता है। तो आपको इस स्लाइड में क्या याद रखना है, हु वाज द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, पॉल बर्ग। कौन सा जीन इंट्रोड्यूस किया था, SV40। किस में किया था, बैक्टीरिया में। वेक्टर क्या यूज किया, लैम्डा फेज। अब जो रिकम्बिनेंट डीएनए की जो टेक्नोलॉजी है, वो बायोटेक्नोलॉजी जो थी, वो दो डिस्कवरीज के बाद आई थी। ठीक है, वो डिस्कवरीज मैं आपको करवाऊंगी। लेकिन आपको एक ये भी जानना है कि ये तो जो साइंटिस्ट है ना, ये हर्बर्ट बॉयर है और ये स्टैनले कोहन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी को डिस्कवर फादर तो पॉल बर्ग को बोलते हैं, लेकिन जो बायोटेक्नोलॉजी इन प्रैक्टिस आई थी ना, वो इन दो महोदया की वजह से आई थी, जिसका नाम है हर्बर्ट बॉयर एंड स्टैनले कोहन। तो इन दोनों की वजह से जो बायोटेक्नोलॉजी थी वो इन प्रैक्टिस आई थी। तो हमें याद रखना है कि स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बॉयर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाई, स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बॉयर, इनकी वजह से बायोटेक्नोलॉजी इन प्रैक्टिस आई थी। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक बैक्टीरियल जीन को इंसर्ट करवाया था इकोलाई में, ठीक है। तो एक इन्होंने पीस ऑफ डीएनए था, पीस ऑफ डीएनए था, उसको इंसर्ट करवाया प्लाज्मिड वेक्टर में, प्लाज्मिड वेक्टर, और फिर इसको होस्ट कौन था, ये बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया बहुत काम की चीज है। इस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई। ये हमारे कोलोन में रहता है। कोलोन कौन, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में ये वाला बैक्टीरिया मिलता है। तो जो ई कोलाई है, इस्रेचिया कोलाई है इसका इसकी फुल फॉर्म, इसको मैं लिख देती हूँ कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, इस्रेचिया कोलाई।
मैं बच्चे मान के चल रही हूँ कि आपको आपको बायो की बी भी नहीं आती, तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। ठीक है, आई डोंट नो, मतलब कुछ भी चीज पढ़ाने के लिए मुझे नहीं पता आप लोगों को बायो कितनी आती है कितनी नहीं आती है। दैट्स वाई मैं सिर्फ बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स क्लियर होंगे फिर ही आप आगे हायर लेवल का कर सकते हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ साथ बेसिक्स भी क्लियर कराऊं। अगर जिसके बेसिक्स क्लियर है दैट्स वेरी गुड। ई कोलाई, ई कोलाई की फुल फॉर्म है इस कोलाई। ई एस सी एच ई आर आई ए सी ओ एल आई, कोलाई। इस कोलाई, और इसका नाम कोलाई क्यों है? क्योंकि ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन पार्ट में रहता है, इसका नाम इसीलिए कोलाई है। ठीक है, इस कोलाई। तो इसने एक पीस ऑफ डीएनए डाला था प्लाज्मिड वेक्टर में, और कौन सा बैक्टीरियम लिया था? ई कोलाई। तो इसका ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे जो लास्ट ईयर पेपर आया ना उसको देख के तो हमें ये तो श्योर हो गया है कि हम किसी भी बुक की एक सिंगल लाइन भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनका कुछ नहीं पता वो कहाँ से डाल दी। जैसे लास्ट टाइम जो मतलब पोस्ट आई थी मास्टर कैडर की, उसमें उन्होंने क्या किया है, उन्होंने टेक्सोनॉमी से मेजर पोर्शन आया था बॉटनी में। जोलॉजी इजी थी, बट बॉटनी में टेक्सोनॉमी इसकी जो बहुत कम बच्चे करते हैं, मतलब बेसिक सा करते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं। लेकिन उनकी टेक्सोनॉमी को देख के तो ये लग गया कि हमें कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमें एक सिंगल से सिंगल, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को रिवाइज करना है। इस रिचिया कोलाई में इन्होंने डाला था। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बॉयर है उन्होंने कौन सा बैक्टीरिया यूज किया था एज अ होस्ट। ये उसका होस्ट है, इस रिचिया कोलाई क्या था? होस्ट था। ये ऐसा कुछ दिखता है ये वाला बैक्टीरिया। ओके, तो ये देखो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 60-60 वाली पोस्ट थी जो उसमें आया था। द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जनरेटेड वाज, सबसे पहला क्या जनरेट हुआ था? पॉल बर्ग ने बैक्टीरिया किया था ना, उसने एसवी40 जीन को इंसर्ट करवाया था एक बैक्टीरिया में विद द हेल्प ऑफ लैम्डा फेज। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी, बैक्टीरिया। बहुत इजी, देखो इतने इजी क्वेश्चन भी डाल सकते हैं। तो उनका कुछ नहीं पता, बहुत टफ से टफ, इजी से इजी क्वेश्चन कुछ भी डाल देंगे। जैसे लास्ट टाइम एक क्वेश्चन भी आया था, रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म इज नोन एज सेरिकल्चर। ये उनका फेवरेट क्वेश्चन लगता है मुझे, तो पीटेट में भी डाल देते हैं, कैडर में भी डाल देते हैं। 6 लेवल का क्वेश्चन भी आ सकता है और बहुत हायर लेवल का भी आ सकता है। तो हमें प्रेपरेशन अकॉर्डिंग टू हायर लेवल करनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। ओके, तो दो मेन डिस्कवरीज जिसकी वजह से बायोटेक्नोलॉजी जो थी वो आई थी। तो जो मेन डिस्कवरीज थी ना, तो बायोटेक्नोलॉजी की, वो एक तो था प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड बहुत काम की चीज है भाई, मैं बताऊंगी आपको प्लाज्मिड होता क्या है, बस आपको एक बार नाम याद रखना है। प्लाज्मिड बहुत काम की चीज है, बहुत काम की। क्योंकि अगर ये ना होती तो हम बायोटेक्नोलॉजी करवा ही नहीं सकते थे, क्योंकि प्लाज्मिड को हम यूज करते हैं एज अ वेक्टर, वेक्टर की तरह यूज करते हैं। वेक्टर क्या होता है बच्चे? वेक्टर होता है जो हमारे जीन को लेकर जाने का काम करता है। इट्स लाइक अ कार, वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू कार। जैसे हम नहीं कार में बैठ के कहीं पे भी जाते हैं। ठीक है, मुझे कार वैसे बनानी नहीं आती बट आई विल ट्राई। ओके, ड्राइंग इज नॉट दैट मच गुड बट आई विल ट्राई। जैसे हमारी ये कार है, ये मैं बैठ गई, ठीक है, बड़ी गंदी भी शक्ल बनाई है मैंने। तो ये मुझे कहीं पे भी जाना है, फॉर एग्जाम्पल बठिंडा जाना है, ठीक है। तो हमारा जीन है जो, मैं जीन हूँ, ठीक है, मैं ये कार में बैठी हूँ क्योंकि मुझे बठिंडा जाना है, बठिंडा इज माई होस्ट, जहां तक मुझे पहुंचना है, जहां पे मुझे काम करना है, ठीक है। तो ये मैं हूँ, ठीक है। अब मैं इस कार में बैठ गई, तो ये मैं क्या हूँ? जीन हूं मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे काम करना है, मुझे उस बठिंडा जाके काम करना है। तो मैं हूँ जीन, जैसे हमारे जीन ने नहीं प्रोडक्ट बनाना होता, ठीक है, प्रोडक्ट वो किसके अंदर बनाता है? होस्ट के अंदर ही बनाता है ना। तो अब ये मैं हूँ, मुझे बठिंडा कौन लेके जा रहा है? कार लेके जा रही है। तो कार इज इक्विवेलेंट टू वेक्टर। तो वेक्टर होता है जो, वो है जो क्या करता है, हमें चीजों, मतलब हमारे जो जीन है उसको होस्ट तक पहुंचाता है। तो वेक्टर जो है वो, और वेक्टर किसका बना होता है? डीएनए का होता है वेक्टर। वेक्टर कुछ और नहीं होगा, डीएनए होगा। उस डीएनए से जुड़ के फिर आगे वो हमारे जीन को लेकर जाएगा। ठीक है, वेक्टर डीएनए होता है, वेक्टर भी एक डीएनए होता है। तो प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के अब प्लाज्मिड होता क्या है? तो दो मेन डिस्कवरीज थी, ठीक है। एक डिस्कवरी जो थी, दो मेन डिस्कवरीज आई थी। पहली डिस्कवरी आई थी प्लाज्मिड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लाज्मिड नहीं होती तो
काम ही नहीं होता, बायोटेक्नोलॉजी ना होती। और सेकंड आई थी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे सेल बॉडी में कोई काम करते हैं। हमें प्रोटीन चाहिए ना, खाते हैं हम प्रोटीन, क्यों खाते हैं? क्योंकि प्रोटीन से ही एंजाइम्स बनते हैं। एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स, और हमारी बॉडी में जितने करेक्टर्स है, कुछ भी है, वो सब एंजाइम्स की वजह से होते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, दो डिस्कवरीज जो थी जिसकी वजह से बायोटेक्नोलॉजी आई थी, एक तो प्लाज्मिड डीएनए, प्लाज्मिड, एंड एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब सबसे पहले बात करेंगे प्लाज्मिड की। प्लाज्मिड होता क्या है? प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या है ना, जैसे ये हमारा बैक्टीरियल सेल है, प्लाज्मिड बेसिकली ये प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है। दो टाइप के सेल होते हैं, आपको पता है ना, एक प्रोकैरियोटिक होता है, एक यूकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक, प्रो से नाम से हमें पता लगता है, प्रो मतलब पी फॉर प्रो, पी फॉर प्रिमिटिव, मतलब ये पुराना सेल है। जब धरती बनी बनी थी ना, तब जो सेल आया था उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रो मतलब पी फॉर प्रो, प्री फॉर प्रिमिटिव। यूकैरियोटिक मतलब जो बाद में आए थे, एडवांस्ड सेल। तो यूकैरियोटिक में प्लाज्मिड नहीं होता है, प्लाज्मिड सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, बैक्टीरियल सेल में। ये कैसा सा दिखता है? ये जैसे मेरा एक बैक्टीरियल सेल है, दिस इज माय बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल। अब बैक्टीरिया का अपना सेल भी और अपना डीएनए भी होता है, जो कि लीनियर होता है, ठीक है। लेकिन इसके पास एक और डीएनए होता है जो कि सर्कुलर होता है, और इस सर्कुलर डीएनए को हम बोलते हैं प्लाज्मिड। इस सर्कुलर डीएनए को हम प्लाज्मिड बोलते हैं। ये प्लाज्मिड क्या होता है ना, प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए होता है हमारा ये वाला डीएनए, जो कि सेल की पूरी फंक्शनिंग को करता है, और इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स पड़ा होता है। मतलब जैसे हमारे ये क्रोमोसोम्स है ना, इनमें पैक होता है ये वाला डीएनए, ऐसे पैक हो जाता है इसमें, ठीक है। तो ये हमारा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, और ये हमारे सेल की फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है। मतलब सेल ने जितना काम करना है, इसकी परमिशन लेके करना है। लेकिन ये जो प्लाज्मिड डीएनए है ना, वो इसकी परमिशन नहीं लेता। ये कहता कि मैं खुद का मालिक हूं, मैं तेरी परमिशन क्यों लूं? तो ये इसकी परमिशन नहीं लेता। ये जो प्लाज्मिड डीएनए है ना, ये अपना काम खुद करता है, इंडिपेंडेंट टाइप्स, ठीक है। तो ये अपना काम खुद करता है, जो प्लाज्मिड डीएनए, इसके पास ना कुछ करेक्टर्स हैं ऐसे, इसके पास कुछ चमत्कारी करेक्टर्स हैं, जिसने इसको बहुत काम की चीज बना दिया। और हम लोग ह्यूमन बींग्स, जो भी नेचर में बेचारे अपना काम या बहुत अच्छे होते हैं, तो हम उनको एक्सप्लॉइट कर लेते हैं ना, तो हमने इसको एक्सप्लॉइट कर लिया अपने फायदे के लिए। तो ये प्लाज्मिड डीएनए के कुछ करेक्टर्स जो बहुत अच्छे थे, वो कौन से थे? एक तो था भाई कि इसके पास होता है अपना ORI। ओ आर आई, ठीक है। ORI क्या है? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन क्या है? रेप्लिकेशन होता है ना रिपीटेड रिपीटेड रिपीटेड, ठीक है। रेप्लिकेशन कुछ रिपीटेड समटाइम्स ऐसा लग रहा है ना, तो रेप्लिकेशन होता है रिपीटिंग रिपीटिंग रिपीटिंग। रेप्लिकेशन किसकी होती है? डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। अब डीएनए हमारे सेल में डिवाइड करता है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास अगर ये हमारा एक डीएनए है तो ये ऐसा ही रह जाता है। हमेशा जो डीएनए है उसने आपको अपने आप को डबल करना होता है, और वो डबल करता है विद द हेल्प ऑफ रेप्लिकेशन। और ये जो रेप्लिकेशन है ना, विद द हेल्प ऑफ रेप्लिकेशन, तो अब ये जो रेप्लिकेशन करने के लिए, अब मैंने कहीं जगह से कुछ स्टार्ट करना है, तो मेरा कोई स्टार्टिंग पॉइंट भी होना चाहिए ना। अब ये रेप्लिकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ORI। जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, उसको हम ORI बोलते हैं। तो प्लाज्मिड के पास खुद का ORI था। अब जैसे और सब चीजें हैं, उन्होंने डबल होना है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास राइबोसोम्स हैं, या फिर कोई और ऑर्गेनेली है, अगर उसने डबल होना है, तो उसके पास क्या होना चाहिए?
ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। अगर ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है तो वो इस डीएनए पे डिपेंड करेगा डबल होने के लिए। तो इसके पास खुद का ओआरआई था, मतलब इसको जरूरत नहीं थी इस डीएनए की। इस वजह से तो ये इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये अपने आप मल्टीप्लाई करता है। इसको, इसके पास खुद का ओआरआई है, इसके पास खुद का ओआरआई है, तो इस वजह से ये मल्टीप्लाई कर सकता है इजीली। ठीक है। तो एक तो इसका ये फीचर कि इसको रेप्लिकेट करने के लिए क्रोमोसोमल डीएनए की जरूरत नहीं है, तो इसके पास खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। अगर हम इसने इसमें अपना डिजायर्ड डीएनए डालेंगे तो वो अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएगा। और सेकेंडली इसके पास क्या है, ये अपने आप को डिवाइड करता है। ठीक है, बहुत इजीली डिवाइड होता है ये, इसी वजह से भी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की वजह से ये बहुत अच्छे से डिवाइड होता है। और तीसरा दूसरा था इसके पास एंटी बायोटिक रेजिस्टेंस जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कैसे, कि मैंने फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया के ऊपर कोई एंटीबॉडी छोड़ दी, जैसे मलेरिया के ऊपर डीडीटी नहीं छोड़ देते उसको मारने के लिए, तो मैंने इस बैक्टीरिया को मारने के लिए कुछ छोड़ दिया, लेकिन उसके पास ऐसा जीन था कि जो उसको भी रेजिस्ट कर गया, मतलब उस एंटीबायोटिक का बैक्टीरिया के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। तो ये जो चीजें हैं ना, ये हमें एज अ सिलेक्टेबल मार्कर यूज होती है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है एज अ सिलेक्टेबल मार्कर यूज होती है। सिलेक्टेबल मार्कर, सिलेक्टेबल मार्कर क्या है, जो हमें हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने के लिए रिकम्बिनेंट से रिकम्बिनेंट को नॉन रिकम्बिनेंट। अब मैंने इतने डीएनए डाले हैं, ठीक है, अब मैंने इतने डीएनए डाले हैं, अब जरूरी तो नहीं है कि सारे के सारे रिकम्बिनेंट बनेंगे ही, सब चीजें सही, अब फेलियर के चांसेस भी तो होते हैं ना। रिकम्बिनेंट डीएनए फ्रॉम नॉन रिकम्बिनेंट, तो मुझे कैसे पता चलेगा फ्रॉम नॉन रिकम्बिनेंट। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि कोई डीएनए रिकम्बिनेंट है या नहीं रिकम्बिनेंट, तो उसके लिए मुझे कुछ सिलेक्टेबल चीजें तो चाहिए ना, सिलेक्ट कर सकूं जिसको मैं। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन क्या है ना, एज अ सिलेक्टेबल मार्कर काम आता है। तो सिलेक्टेबल मार्कर इन डिटेल हम करेंगे जब हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। ये मैं को ब्रॉड टर्म जस्ट एक इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर दे रही हूँ। ठीक है, जब हम इसको डिटेल्ड वाइज करेंगे ना अपनी आगे वाली वीडियोस में, तो तब आपको बताऊंगी कि एक एक चीज ये होती क्या है, लेकिन हमने हर चीज का निचोड़ निकाला है। दैट्स वाई इतना टाइम लग रहा है, अभी तो ये शुरुआत ही है। तो सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है, जो डिसाइड करने में हमें, मतलब सिलेक्ट करने में हेल्प करता है रिकम्बिनेंट डीएनए को नॉन रिकम्बिनेंट डीएनए। और तीसरी जो इसकी चीज थी ना, मल्टीपल कॉपीज, मतलब ये बहुत डिवाइड होता है, तो हमें मल्टीपल कॉपीज तो चाहिए भाई। हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बने, तो ज्यादा से ज्यादा कैसे बनेगा, जब हमारा जीन ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई करेगा, तो ये मल्टीपल कॉपीज बनाता है, मतलब हमारी ये बहुत कॉपीज बन जाती है इसकी, मल्टीपल कॉपीज। तो मल्टीपल कॉपीज, तो ये इसकी फीचर्स थी जिसने प्लाज्मिड को एज एन आइडियल वेक्टर बना दिया। प्लाज्मिड एज एन आइडियल वेक्टर, तो इस वजह से प्लाज्मिड जो था ना, वो एज एन आइडियल वेक्टर था इन सब रीजंस की वजह से। अब बच्चे हमारी है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर की थी 3 साइंटिस्ट ने, मैं आपको बताती हूँ, हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं कि होता क्या है ये बला क्या है। ये बहुत अच्छी बला है, ठीक है, जिसने बायोटेक्नोलॉजी को डिस्कवर करने में हेल्प की है। बच्चे बायो इज वेरी इंटरेस्टिंग, बट अगर आप उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, बिकॉज बायो स्कोरिंग भी होती है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और आप इजीली स्कोर कर सकते हो बायो में, नॉट अ बिग इशू। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ना एक एंजाइम, इट्स एन एंजाइम जो क्या करती है, जो कट करती है डीएनए को। अब हमने भाई जीन निकालना है, मेरे पास ये पूरे का पूरा एक डीएनए है, किसी का भी डीएनए है,
अब मैंने इस डीएनए से जीन लेना है, तो इसका एक पीस काटूंगी ना मैं, पूरे का पूरा डीएनए तो नहीं लूंगी। अब इस डीएनए में से जीन निकालने के लिए इसको कट कौन करेगा? उसको कट तो हमारी ये एंजाइम ही करेगी। कौन सी एंजाइम कट करेगी? हमारी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करेगी। तो जो डीएनए को कट करने का काम है वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम है। और इसको डिस्कवर किया था 3 साइंटिस्ट ने, अर्बर, नाथन एंड स्मिथ। तो अब ये क्वेश्चन बनता है, साइंटिस्ट का नाम आ गया मतलब इंपॉर्टेंट है। किससे डिस्कवर किया था? बैक्टीरियल सेल से। बच्चे बैक्टीरिया में ही डिस्कवरीज होती हैं, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत ईजी है स्टडी करने के लिए, इस वजह से। तो बैक्टीरिया से डिस्कवर किया था, तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो थी वो कहाँ से डिस्कवर हुई और किसने की। तो ये 3 साइंटिस्ट ने की थी और इनको नोबेल प्राइज भी मिलना था, मिलना ही चाहिए था भाई, एंजाइम्स डिस्कवर की है फ्रॉम बैक्टीरियल सेल। अब इन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, एंजाइम डीएनए को कट करती है, 3 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। अर्बन, नाथन एंड स्मिथ किससे डिस्कवर की थी? बैक्टीरिया से डिस्कवर की थी। ये कुछ ऐसा काम करती है, ये देखो, ये मेरा डीएनए है, यहाँ पे एंजाइम आ गई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पे आ गई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यहाँ पे लग गई, और इसने क्या कर दिया, डीएनए को 2 हाफ्स में कट कर दिया। अब इसका एक नेम भी है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, इसको मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं। मॉलिक्यूलर सीजर, ये क्वेश्चन बनता है, मॉलिक्यूलर सीजर्स। आपको क्वेश्चन डाल सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर्स, ठीक है, या फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज आल्सो नोन एज, तो इसको मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को मॉलिक्यूलर सीजर्स या बायोलॉजिकल सीजर्स और मॉलिक्यूलर सीजर्स, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये तो मैंने आपको रिस्ट्रिक्शन की सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दी है कि किसने डिस्कवर की थी और फंक्शन क्या है। अभी इसका नॉमेनक्लेचर और ये कैसे डिस्कवर हुई थी, ये कैसे काम करती है, इसका क्या चीज है, वो सब तो आपको अभी आपको बताना है। ये काम कैसे करती है ना, मैं आपको एक ब्रॉड कैटेगरी नाम बता देती हूँ। अब जैसे एक मोटा मोटा सा बता देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा डीएनए है, तो इसने मतलब कट करना है इसको। ये ऐसे थोड़ी है कि ऐसे आके सीधा ही कट कर देगी, अब इसको आइडेंटिफाई भी तो करना है ना। अब डीएनए में तो कितने जीन्स हैं, बहुत जीन्स हैं। अब सबको तो नहीं कट करना, इसने कोई कोई पोर्शन कट करना है, जीन को कट करना है। तो हमारा जो डिजायर्ड जीन है, अब हमें पता है कि डीएनए में क्या है, डीएनए किसका बना है, बेस पेयर्स का बना है ना, बेस पेयर का बना है। बीपी से मैं डोनेट करती हूँ बेस पेयर्स को। तो ये एक 6 बेस पेयर का सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करती है जो हमारे डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट में होगा। तो उस बेस पेयर को रिकॉग्नाइज करके ये डीएनए को वहां से कट कर देती है और हमारा वो जीन जो ऑफ इंटरेस्ट है जो वो आ जाता है। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो आइडेंटिफाई करेगी, आइडेंटिफाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑन डीएनए, तो वेयर इट कट्स, ठीक है, तो वहां पे वो कट लगाती है। और सेम सेम जो सीक्वेंस है वो वेक्टर में भी होगा, मतलब सेम एंजाइम वेक्टर और डीएनए दोनों को काटेगी। ऐसा नहीं है कि मैं इसके लिए कोई और एंजाइम यूज कर रही हूँ और सेम, और इसके लिए कोई और यूज कर रही हूँ। तो ये सेम होगी फॉर डी जीन एंड फॉर द वेक्टर। तो दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ही काटेगी। और कहाँ पे काटती है? 6 बेस पेयर्स का एक सीक्वेंस आइडेंटिफाई करके। वो सीक्वेंस क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, जब हम इसको डिटेल्ड करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन। ये रहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ, किससे भाई, कौन कट करता है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ही कट करती है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन जीन क्लोनिंग? कितना इजी क्वेश्चंस है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। कौन है जो जीन क्लोनिंग में हेल्प करता है? न्यूक्लियोइड्स, लोमासोम्स, मीसोसोम्स, प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स हम अभी तो करके गए हैं, ठीक है, कि प्लाज्मिड यूज होता है एज अ वेक्टर, तो वेक्टर की फॉर्म में ये यूज होता है, प्लाज्मिड्स। अब ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी वर्सेस मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, ये तो बहुत इजी है। ओल्ड क्या है? पुराना। पुरानी बायोटेक्नोलॉजी क्या होती थी बच्चे? पुरानी बायोटेक्नोलॉजी जैसे वर्ल्ड वार हुई थी, तो नहीं कौन सी वर्ल्ड वार है मुझे नहीं याद इतना, बट हुई थी, आई थिंक थर्ड थी शायद,
और तो बायोटेक्नोलॉजी तब क्या हुआ था, पैनिस बहुत सोल्जर्स घायल हो गए थे ना, तो उनको फिर जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था, उसने पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी पेनिसिलिन, तो वो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी थी कि हम एसिड्स के लिए, ठीक है, कुछ एंटीबॉडीज के लिए हम क्या कर रहे हैं, बैक्टीरियाज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, फंगस वगैरह से हम ले रहे हैं, दैट इज ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। या फिर हमारी मम्मियाँ क्या करती हैं, हमारी मम्मियाँ कर्ड बनाती थी, दही बनाती है ना, आप बनाती थी नहीं, आज भी बनाती हैं। तो कर्ड के लिए वो इनोकुलम डालती है जिसमें बैक्टीरियाज होते हैं, तो उस बैक्टीरिया मल्टीप्लाई वो उसमें कर्ड में डालते हैं, तो वो उसको क्या करते हैं, कोगुलेट कर देते हैं। तो वो सब ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है, जब क्या हो रहा है कि हम कुछ बैक्टीरियाज या सब चीजों को एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं, मतलब यूज करते हैं, ठीक है। तो एसिड किससे बनता है, सिट्रोमोनास, xanthomonas citrui, ठीक है, सिट्रिक एसिड मिलता है, एंटीबॉडीज जैसे पेनिसिलिन नोटेटम, पेनिसिलिन फंगस है जो पेनिसिलिन नोटेटम, उससे हमें पेनिसिलिन मिलती है, कर्ड, ठीक है, कर्ड दही मिलती है, ठीक है। तो वो बैक्टीरियाज क्या करते हैं, इनको हम यूज करते हैं। तो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में हम सिर्फ ये प्रोडक्ट्स लेते थे, और उनको बेचारों को उनके जीन्स के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते थे, मतलब हम इतने अच्छे थे ना कि हम उनके जीन्स को हम बोलते थे कि भाई हम आपको सिर्फ मल्टीप्लाई कराएंगे, आपके जीन्स वगैरह से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो इसमें जीन्स की मैनिपुलेशन नहीं होती थी, मतलब हम, एक मिनट, जीन्स की मैनिपुलेशन हम नहीं करते थे, जीन्स की मैनिपुलेशन जीन्स की मैनिपुलेशन नहीं होती थी, नो। बहुत साउथ थे हम, लेकिन न्यू में नहीं है, न्यू में हम बहुत भयंकर बन गए हैं, मतलब हम उनके जीन्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं, ठीक है। उनका जीन है, उसको हम चाहते हैं कि उनका जो जीन है हम उसको भी ना छोड़े, मतलब उसका जो जीन है कोई भी हमें अच्छा लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई प्लांट देखा और उस प्लांट के ना फ्रूट बड़े अच्छे आ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो फ्रूट रोज में भी लग जाए, तो मैं वो जो उसका फ्रूट का जीन है ना वो निकाल के रोज रोज प्लांट में डाल दूंगी, तो रोज प्लांट में वो फ्रूट लगने लग जाएगा। तो मैं उसके जीन्स के साथ छेड़छाड़ कर रही हूँ, तो मैं उसके जीन्स को मैनिपुलेट कर रही हूँ डिजायर्ड प्रोडक्ट लेने के लिए, डिजायर्ड प्रोडक्ट लेने के लिए। तो फिर ये न्यू बायोटेक्नोलॉजी है, जब हम जीन्स का काम करते हैं, मतलब उनके से हम उनके उनको मैनिपुलेट नहीं करते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं करवाते, हम उनके जीन्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दैट इज न्यू बायोटेक्नोलॉजी। अब मॉडर्न मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी से एक क्वेश्चन आता है, न्यू बायोटेक्नोलॉजी को हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी भी करते हैं, और इससे एक प्री वाई क्यू आया हुआ है इतने इजी टॉपिक से। कौन सा प्री वाई क्यू आया था, कि जो ह्यूमन इंसुलिन है वो किस में बनाई गई थी। बच्चे देखो, अब जीन की मैंने आपको बात की, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ह्यूमन इंसुलिन का जीन लिया, ठीक है, तो ह्यूमन इंसुलिन का जीन लिया मैंने, ये मेरे पास इंसुलिन का जीन है, जीन फॉर इंसुलिन मैंने ह्यूमन से ले लिया, ह्यूमन के पैनक्रियाज से निकाल लिया, फिर उसको मल्टीप्लाई करा लिया, ठीक है, बाहर इन विट्रो भी हो जाता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीन। तो इस जीन को मैंने फिर वेक्टर में डाल दिया, और वेक्टर को मैंने फिर डाल दिया होस्ट में, होस्ट इज अ बैक्टीरियल सेल। उस होस्ट ने क्या किया ना, बहुत सारी इंसुलिन प्रोड्यूस कर दी। अब ये इंसुलिन फिर मैंने क्या की, फिर हम इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स और इंजेक्शंस हम ह्यूमंस को देने लग गए। अब ये जो होस्ट था वो कौन सा था, बैक्टीरिया, क्योंकि बच्चे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि बैक्टीरिया इज एन आइडियल होस्ट। क्यों होस्ट अच्छा है वो मैं आपको तब भी बताऊंगी, बट एक ब्रॉड कैटेगरी में टर्म में बता देती हूँ कि बैक्टीरिया जो होता है ना वो मल्टीप्लाई बहुत ज्यादा करता है, और इसके पास एक और भी चीज होती है, दैट इज प्लाज्मिड डीएनए। तो सर्कुलर डीएनए है, प्लाज्मिड, उसमें भी है, जब हम इसको एंटर करते हैं ना, इसको होस्ट में डाल देते हैं, तो वो होस्ट के डीएनए के साथ मिक्सअप नहीं होता है, तो इसकी अपनी वो अपनी दुनिया में रहता है वहां पे जाके भी, मतलब अपना खुद का मल्टीप्लाई करता रहता है, क्योंकि उसके पास ओआरआई होता है। तो बैक्टीरिया इज एन आइडियल होस्ट क्योंकि मल्टीपल कॉपीज बनाता है, और उसका जो क्रोमोसोमल डीएनए है, वो जो वेक्टर का डीएनए, उसके साथ उसकी कोई भी छेड़छाड़ नहीं होती है, इस वजह से। तो इंसुलिन का जीन। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या आया हुआ था, ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में क्या बना है, एंटीडायरेट हॉर्मोन नहीं बनी, थायरॉक्सिन नहीं बनी, ग्लूकागोन अभी तक नहीं बनी, तो ये तीनों हॉर्मोन्स जो है ये नहीं बनी, हमारे पास क्या बनी है, इंसुलिन। हमने अभी तक किसका नाम सुना है, इंसुलिन का सुना है, तो इंसुलिन इज द राइट आंसर। तो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी वर्सेस मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी।
तो डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसमें हमने डेफिनेशन नहीं याद करनी, हमने सिर्फ याद क्या करना है, उस एसोसिएशन का नाम याद करना है जिसने बायोटेक्नोलॉजी की टर्म दी थी, और उस एसोसिएशन का नाम है EFB। EFB की फुल फॉर्म क्या है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बच्चे आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, जो हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको आगे वाले टॉपिक्स करवाऊंगी कि ये प्रोसेस होता कैसे है, इसमें कौन से टूल्स यूज होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे वर्क करता है, वेक्टर जो है वो भी कैसे काम करता है, होस्ट हम कैसे करते हैं, होस्ट में कैसे मल्टीप्लिकेशन होती है, फिर प्रोडक्ट्स को कैसे आइसोलेट करते हैं। तो अभी तो बहुत चैप्टर पढ़ा है, इट्स जस्ट अ टीजर ऑफ द चैप्टर। तो प्लीज मेरे साथ कनेक्टेड रहना नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो उसमें हम लोग देखेंगे, देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे जो आगे प्रोसेसेस है वो चलते हैं। थैंक्स।